हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली मैम और चलते हैं हमारे एमसीक्यू सीरीज के अगले वीडियो में, जो कि है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 की। चलिए आते हैं अपने स्क्रीन पर। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से यह एक है कि मानकीकृत परीक्षण क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मतलब सब बच्चों के लिए आप एक ही तरह के टेस्ट लेते हैं, जिसे अभी गलत माना गया है। क्यों गलत माना गया है भाई? क्योंकि अगर जनरली देखा जाता है स्कूल्स में लिखित परीक्षा ले लिया जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनका हाथ में प्रॉब्लम है तो वो लिख नहीं सकते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से अंधे हैं, उन्हें भी लिखने में दिक्कत है। तो ऐसे केसेस में आप कभी वाइवा भी लेते हैं, कभी लिखित परीक्षा भी लेते हैं, कभी आप नाटक के द्वारा भी बच्चा परफॉर्मेंस करता है, उस पर भी आप मार्क्स देते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के परीक्षण विधियों को अपनाई जाती है। तो आलोचना क्या है? जब आप किसी भी चीज़ की गलती निकालते हैं तो उसे आप आलोचना कहते हैं। ठीक है, आप लोग बेटर समझते होंगे आलोचना क्या है। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक है, मतलब क्या गलत है इसके बारे में। पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती है। बिल्कुल सही। ये क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे लिख के एग्जाम देने में सही रहता है बहुत बच्चों को, तो इसलिए लिख के परीक्षा देना का ही मुख्य धारा में बना लिया गया है कि सब बच्चे लिख के ही परीक्षा देंगे। इससे क्या होता है, मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो बच्चे लिख के दे सकते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी बच्चे के लिए पक्षपाती हो जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, भाषा आप कुछ भी दो, टफ दो, इजी दो। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। जी नहीं, आप पूरे देश में कराओ। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। स्पष्ट तस्वीर दे सकते हैं, लेकिन दे तो दे कैसे भाई? कुछ बच्चे तो लिख नहीं सकते हैं, उनके बारे में भी तो आप सोचिएगा अगर लिखित परीक्षा की बात हो रही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा बेटर होगा, आप ही कहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल बेटर हो जाएगा, बेस्ट है कि वो मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए ये क्या है, पक्षपाती है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है, मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है, हमारे गार्डनर साहब की एकाधिक बुद्धिमानी कहती है कि अलग अलग पर्सन्स में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट अच्छा खेल सकता है, हो सकता है गाना नहीं गाना आता हो। लता मंगेशकर गाना अच्छा गाती है, हो सकता है उनको क्रिकेट नहीं आता हो। तो इस तरह से अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन कहता है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, क्या है भाई? बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, यही सही है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। फिर भी हम ऑप्शन नंबर 3 को जरूर देखेंगे। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। इस आंसर का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना ही नहीं है। एकाधिक बुद्धिमानी का बात हो रहा है, यहाँ पेपर पेंसिल परीक्षण आ गया। ठीक है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, आप बढ़ाओ बुद्धि, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार से की हो सकती है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा सीखने के लिए मूल्यांकन क्या है, सीखने के मूल्यांकन क्या है। के लिए और के छोटा सा फर्क है लिए का, लेकिन अर्थ बदल जाता है। सीखने के लिए मूल्यांकन ये आप सिखाने से पहले करते हैं। आप अगर कोई टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आप उससे जुड़े कुछ प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं कि बच्चे को कितना आता है। ठीक है, ताकि आप किस तरह से पढ़ा सके, उसकी रणनीति बना सके। तो ये हो गए सीखने के लिए मूल्यांकन। लेकिन यहाँ सीखने के मूल्यांकन का भी बात कर रहा है। सीखने के मूल्यांकन को आप सिखाने के बाद में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बच्चे क्या सीखे। ठीक है, सीखने के लिए, सीखने से पहले बच्चे क्या जानते हैं, और सीखने के मूल्यांकन, सीखने के बाद बच्चे क्या सीखे। तो दोनों का उपयोग क्या में कर सकते हैं, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में। ठीक है, बच्चों की प्रगति आप सीखने के मूल्यांकन में समझ रहे हैं, सही बात है। और सीखने
के लिए मूल्यांकन में भी आप उसके प्रगति और उपलब्धि स्तर किस स्तर पर था और किस स्तर पर पहुंचा, ये आप समझ सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, इसमें डॉट लगा के मैंने रख दिया है। बच्चे की सीखने की जरूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, बहुत अच्छी बात है। और ये ऑप्शन हो सकती थी अगर यहाँ पर सिर्फ सीखने के लिए रहता है और सीखने के नहीं रहता है। सीखने के अर्थात आप सिखा चुके हैं, तो अब आप लर्निंग नीड्स को जान के क्या कीजिएगा। शिक्षण रणनीति तो आप पहले ही चुनाव कर चुके हैं, तभी तो आप पढ़ा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3, आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करके उसको प्रदर्शन को प्रमाणित करने में। ऐसा प्रदर्शन को प्रमाणित करने का क्या जरूरत है? क्या मेन मुद्दा है बच्चे को सिखाना है, आपको प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड बनाना और रिजल्ट बनाना, ये सब फालतू चीजें हैं। ऑप्शन नंबर 4, बच्चों की प्रगति की निगरानी करने। ठीक है, बच्चा कैसे सीख रहा है और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए, मतलब जो लर्निंग गैप्स है जहां वो नहीं समझ पाए हैं उसको भरने के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। फिर लक्ष्य को निर्धारित करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी है बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंध नहीं है? सतत और व्यापक मूल्यांकन, आप लोग समझ रहे होंगे इस टर्म को। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है भाई? सीसी सुने होंगे आप लोग। सीसी एग्जाम, अभी सीसी एग्जाम लिए जा रही है, मतलब रिपोर्ट कार्ड में बस आपके मार्क्स ही नहीं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अलावा आप डांस कैसा कर रहे हैं, आप स्कूल में स्पीच दे रहे हैं, स्टम्पर दे रहे हैं, या कुछ और एक्टिविटीज़ में भाग ले रहे हैं, खेल कूद में आप अच्छे हैं, सामाजिक सबसे सोशलाइज्ड होने में आप अच्छे हैं, ये सारी चीज़ें आपके रिपोर्ट कार्ड में दी जा रही है और आपका बराबर मूल्यांकन शुरू से लेके सेशन एंडिंग तक किए जा रही है। अब सिर्फ एनुअल ही एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत सारे छोटे छोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बच्चे के सर्वांगीण विकास को जान पाए। लेकिन यहाँ प्रश्न है कि मूल्यांकन से संबंधित कौन सा नहीं है। नहीं वाले प्रश्न को हम अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत। इसे भारत में शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। बहुत अच्छी बात है, अनिवार्य किया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, आप पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ मूल्यांकन जरूर करते चले, यह अभिन्न अंग है, सही बात है। यह भिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ठीक है, विभिन्न शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि, हाँ, कि वो भाषण कैसा देता है, वो आशुवाक प्रतियोगिता में कैसा परफॉर्मेंस करता है, वो नाटक कैसा करता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है कि नहीं, वो समाज में कैसा घुल मिल पाता है कि नहीं। क्योंकि पहले देखा जाता था जो बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं अक्सर वो बच्चे अपने आप में बिजी रहते हैं, इगोसेंट्रिक हो जाते थे, खुद में बिजी रहने लगते थे। इस तरह की विधि को अपनाया गया ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सके। तो यह विभिन्न क्षेत्र में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये बहुत अच्छी लग रही है बात मुझे, मैं डॉट लेकर रखती हूँ। ऑप्शन नंबर 4 को देखती हूँ। यह बच्चों में धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। आप ही बताइए, क्या धीमा, खराब, बुद्धिमान के रूप में केंद्रित करना, चिन्हित करना अच्छी बात है? हम कभी भी बच्चे को कैटेगराइज रैंक नहीं करते, धीमा, खराब, बुद्धिमान, ये क्या है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर लास्ट। बच्चों में प्रतिभाशालिता डैश के कारण होते हैं। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि प्रतिभाशालिता या बच्चों में विकास क्यों होती है। एक तो माता पिता के प्राप्त गुण, जीन, माता पिता से जो जीन के द्वारा गुण बच्चों में आए उसके कारण, और परिवेश के साथ, वातावरण के साथ पारस्परिक अंतरक्रिया के कारण। बच्चा किस वातावरण में रह रहा है, किस माहौल में रह रहा है, वहाँ के सारे बच्चे कैसे हैं, वहाँ के और लोग कैसे, इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ना हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग ऐसे जगह में घर लेना चाहते हैं जहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, ताकि बच्चे अच्छे परवरिश मिल पाए, बच्चे अच्छे समाज में रह पाए। कहते हैं ना कि अच्छे लोगों से मिलेंगे तो अच्छी संगत होगी तो आप भी अच्छे बनेंगे। तो वातावरण का भी एक प्रभाव है, लेकिन सिर्फ वातावरण ही नहीं, आनुवांशिकता का भी प्रभाव पड़ता है। तो दोनों की पारस्परिक अंतरक्रिया का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सिर्फ वातावरण नहीं, आनुवंशिकता भी होना चाहिए। नहीं तो आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे वातावरण दे दो और सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, इट्स इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ हेरिडेटरी जीन के भी बात होती है।
सफल माता पिता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे माता पिता असफल है या कुछ भी नहीं कर सके या बहुत गरीब परिवार से है। कई बार तो माता पिता कुछ गलत काम में लिप्त होने के कारण जेल में भी हैं। ऐसे बच्चों के भी, ऐसे माता पिता के भी बच्चे बहुत अच्छे कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सफल माता पिता का बच्चा ही बहुत प्रतिभाशाली होगा। और कितनी बार तो सफल माता पिता दोनों डॉक्टर है, दोनों इंजीनियर हैं, उनके बाल बच्चे सही नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हम लोग का गया। एक अनुशासित दिनचर्या, मतलब बच्चे को पूरा एकदम आर्मी की तरह यस सर यस मैडम में डाल दो, तो ये तो बिल्कुल सही नहीं होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया। मैं आशा करती हूँ अब आप क्वेश्चन के आंसर खुद देने लगे होंगे और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। जल्दी ही हम अपने कंटेंट वीडियो को लेके आएंगे, जिसमें मैं कंटेंट वाइज, टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से टॉपिक्स को डील करूंगी, और उस वीडियो को देखने के बाद आप सीटेट के सारे क्वेश्चंस खुद से बना लेंगे। और मेरा वादा है आप सीटेट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक कर लेंगे, और जिनका ये सेकेंड, थर्ड या फोर्थ अटैम्प्ट है, यही लास्ट अटैम्प्ट होगा, क्योंकि इस अटैम्प्ट में आप क्लियर कर लेंगे और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तो 7 साल हो गई है। ठीक है, तो आइए, तो आप जान ही रहे हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।